इंट्रोडक्शन। न्यूक्लिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और इनके अंदर सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर मॉलिक्यूल्स और फॉस्फेट जो ग्रुप है उनके कॉम्बिनेशन से बनता है और इनके बीच में डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं और इनके सीक्वेंस चेंज होने से डीएनए का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और ये सीक्वेंस चेंज होने से डिफरेंट जेनेटिक कोड बनते हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट एनिमल के अंदर बनते हैं और इसी कारण हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिक जो मेकअप है बॉडी का वो हम देखते हैं कि शुरू से ही जब से ही जेनेटिक मेकअप स्टार्ट हुआ है अर्ली लाइफ में, ये जो है डीएनए वो एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए। इनके अंदर सारे के सारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर यानी बच्चों के अंदर जाते हैं। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है न्यूक्लिक एसिड का उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है उसी तरीके से जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जैसे हम डीएनए की बात करें तो उसके अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से हम जानते हैं और आरएनए के अंदर ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से हम इसे जानते हैं। 3 बेसिक कंपोनेंट हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की जो कि 5 कार्बन शुगर जिसे हम डीऑक्सीराइबोस शुगर के नाम से जानते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, बेसिक यूनिट बनाएंगे उसकी, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ये बनाएंगे और बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन दोनों के बीच में होती है और ये जो बेस पेयरिंग है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है और उनके सीक्वेंस आपस में डिफरेंट होते हैं। अब ये शुगर जो है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस जो शुगर है उसके अंदर 5 कार्बन है, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम पोजीशन है और यहाँ पर बॉन्डिंग जो 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में होगी वो इन प्राइम्स जो 1 से लेकर 5 प्राइम्स जो कार्बन की पोजीशन है उस पर ये बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर आप देखिए सेल आप देख सकते हैं किस तरह से हम पोजीशन देखते हैं कि डीएनए कैसे है, न्यूक्लियस, ठीक है, पूरी सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम को अगर हम और मैग्नीफाई करते हैं तो न्यूक्लियोसोम्स और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ये लिपटे हुए होते हैं और फिर ये बहुत सारे डीएनए के सीक्वेंस मिलकर जीन बना रहे हैं और यहाँ पर ये बन गया न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयरिंग है ग्वेनिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। तो इस तरीके से डीएनए का डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है किस तरह से फाइनल अपने रूप में डिस्कवर हुआ। देखिए अर्ली 50s के अंदर ये तो पता चल गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है किसी भी सेल का वो डीएनए है। अब ये था कि इसका सब साइंटिस्ट अब लग गए थे कि इसका पता लगाएं कि 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस किस कंपोनेंट से डीएनए मिलकर बना है। ऑस्ट्रियन बायोकेमिस्ट हैं इरविन चारगॉफ, उन्होंने जो एग्जामिन किया डीएनए को और डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर और उन्होंने कहा कि ये एडेनिन, थायमिन, ग्वेनिन और साइटोसिन का जो अमाउंट है वो सभी स्पीशीज़ में इक्वल अमाउंट में नहीं है। हर स्पीशीज़ के अंदर इसका अमाउंट डिफरेंट होता है और हर स्पीशीज़ के अंदर भी इसका अमाउंट डिफरेंट होता है।
उन्होंने ये पता लगाया कि एडेनिन जो है बहुत क्लोज क्वांटिटी में पाया जाता है थायमिन के, और साइटोसिन जो है वो क्वांटिटी में पाया जाता है ग्वानिन की। जैसे ए और टी और जी और सी, एडेनिन और थायमिन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि ये साइंटिस्ट चारगॉफ ने पता लगाया था, इसीलिए इसे चारगॉफ्स रूल के नाम से जाना जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। अब क्योंकि 50s के बाद उसके स्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा काम शुरू हुआ, तो वॉटसन एंड जो क्रिक है उन्होंने प्रपोज किया कि जो डीएनए है वो 2 स्ट्रैंड के बने हुए होते हैं, और ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और ये एक हेलिकल बनाते हैं। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये बनाता है, और ये दोनों के जो स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल की बजाय एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे की। जैसे 3 प्राइम एंड और दूसरे का 5 प्राइम एंड एक दूसरे को फेस करते हैं, तो ये एंटी पैरेलल हो गए। एक उसका जो 3 प्राइम एंड है एक स्ट्रैंड का, उसमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, और 5 प्राइम जो एंड है हर स्ट्रैंड का, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से शुगर और फॉस्फेट जो हैं वो पॉलीमराइज्ड न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और बेसिक बैकबोन उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनस जो बेस हैं, ठीक है, वो अंदर की तरफ आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे घुमावदार कोई सीढ़ी है तो उसकी स्टेप्स जो हैं वो नाइट्रोजनस बेस के बने हुए होते हैं, और नाइट्रोजनस बेस जो है वो इंटीरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वो बेस पेयरिंग बनाते हैं। डिफरेंट जो एनालिसिस किया गया इन डीएनए के स्ट्रक्चर का, उससे पता चलता है कि करीब 10 बेसिस जो हैं हर टर्न में डीएनए के प्रेजेंट होते हैं। एक टर्न जो है उसके अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एसिमेट्रिकल स्पेसिंग इनके बीच में होती है, और शुगर और फॉस्फेट जो बैकबोन हैं वो मेजर ग्रूव्स जो हैं उनके बीच में, ये ग्रूव्स के एक ग्रूव के और दूसरे ग्रूव के बीच में 10 बेस पेयरिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो ग्रूव्स हैं यहाँ पर प्रोटीन जो है वो डीएनए से बाइंड होता है, क्योंकि हर बार ग्रूव एक बन रहा है, तो इस ग्रूव के बीच में क्या बन रहा है, प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स इसके अंदर बाइंड हो जाते हैं, और इन प्रोटीन्स के कारण ही डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ऑल्टरेशन आता है, जो कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो उनके नाम जो हैं वहाँ पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है उस पर ये डिपेंड करता है। अभी आप देखिए नाइट्रोजनस बेस जो हैं उसके अंदर एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन्स होते हैं, और जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और इनके अंदर 6 कार्बन रिंग से 5 कार्बन रिंग प्रेजेंट होती है करीब, ठीक है। पायरिमिडीन्स जो हैं जो कि साइटोसिन और थायमिन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ये जो है 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पायरिमिडीन्स, साइटोसिन और थायमिन, ये 6 कार्बन रिंग हो गई सिंगल, और प्यूरिन्स जो हैं इसके अंदर 5 कार्बन रिंग और 6 कार्बन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे ये एडेनिन और यहाँ पर ग्वानिन का स्ट्रक्चर। तो इसके जो केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको आप एक बार ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फिर इसकी बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से, और जिसे हम कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होता है वो 5 प्राइम और 3 प्राइम पोजीशन पर होता है, और इससे दोनों ट्राइफॉस्फेट्स जो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं।
इसमें फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो 5 प्राइम कार्बन जो है शुगर का, उससे एक न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाता है, और दूसरा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 3 प्राइम कार्बन है जो शुगर की, उसके बीच में ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह दोनों की बॉन्डिंग 5 प्राइम और 3 प्राइम कार्बन से होती है। फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्डिंग है न्यूक्लियोटाइड के बीच में, इस तरह ये पूरा का पूरा बॉन्डिंग बनता जाता है, और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो हम कहते हैं, ये बैकबोन क्रिएट होती जाती है। अब देखिए जैसे शुगर फिर फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आता है, और ये पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क, और सेंटर में न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड आता है, और यहाँ पर लगातार पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो एनर्जी के रूप में यूज़ में आता है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है, जब ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है लगातार, तो ये जो दो अनयूज जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से रिलीज़ हुए थे लेकिन दो अनयूज रहे थे, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी के रूप में काम में आते हैं। इसमें पायरोफॉस्फेट्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है, और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरह से पायरोफॉस्फेट्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। 5 प्राइम पोजीशन और 3 प्राइम पोजीशन का जो कार्बन है वहाँ पर किस तरह से अटैचमेंट इसका होता है। यहाँ पर एक 5 प्राइम पोजीशन है और एक 3 प्राइम पोजीशन है। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर, और यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस। एक बॉन्डिंग फॉस्फेट की हो गई और दूसरा इस वाले पोजीशन पर अपने पास आ गया नाइट्रोजनस बेस। और डीऑक्सी इसलिए कहते हैं, यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पर एब्सेंट है, जबकि आरएनए में राइबोज जो शुगर है यहाँ पर OH ग्रुप होगा, यहाँ पर सिर्फ H है, इसलिए हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है। ईस्टर जो बॉन्ड है यहाँ पर 3 प्राइम पोजीशन पे आ रहा है, और एक जो बॉन्डिंग है वो 5 प्राइम पोजीशन पे आ रही है फॉस्फेट ग्रुप की। ये वाला वो 3 प्राइम से जुड़ रहा है, और दूसरा का जो है वो 5 प्राइम पोजीशन जो है वो आपस में अटैच हो रहा है। तो इस तरीके से, और फिर यहाँ पर 3 प्राइम, फिर नेक्स्ट का 5 प्राइम, तो एक 5 प्राइम यूज़ आ रहा है और नेक्स्ट का 3 प्राइम यूज़ आ रहा है। तो इस तरीके से कैस्केड की तरह बनता है ये बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम डीएनए का देख सकते हैं। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, बीच में बेस पेयरिंग, और जब हम मेजर ग्रूव्स की बात कर रहे थे, ये मेजर ग्रूव्स और यहाँ पर ये माइनर ग्रूव्स। तो एक माइनर ग्रुप आएगा, ग्रूव आएगा, और दूसरा मेजर ग्रूव आएगा। उसके बाद जो कि ये जो ग्रूव्स हैं वो प्रोटीन को अटैच करने का काम करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो हमें अभी हमने बात की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो बन रहे थे, और यहाँ पर ये सेंटर में जो है जो स्टेयरकेस की तरह काम कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेस। तो इस तरीके से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इनके बीच में बनता है। यहाँ पर और पूरा अगर हम दोनों स्टैंड को देखें तो यहाँ पर शुगर का एक 5 प्राइम और सेकंड का 3 प्राइम एंड, और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, फिर यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजनस बेस, और फिर यहाँ पर आप ये देखिए शुगर की बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 5 प्राइम है तो यहाँ पर 3 प्राइम हो जाएगा, सामने एक दूसरे के सामने कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े हैं, उसमें शुगर का जो स्ट्रैंड बन रहा है वो भी 3 प्राइम की जगह यहाँ 5 प्राइम है, तो दूसरी लोकेशन में 3 प्राइम होगा।
बेस पेयरिंग जो है वो प्यूरिन और पिरामिडिन के बीच में होती है। डीएनए के अंदर एडेनिन और जो थाइमिन है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं। ए हमेशा टी के साथ अटैच होगा और साइटोसिन और ग्वेनिन, जिसे हम सी और जी के नाम से जानते हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएंगे। और ये हमने बताया था। अब बेस पेयर जैसे ही आपस में जुड़ते हैं, ये हमने चारगॉफ रूल्स पहले भी डिस्कस किया। अब यहाँ पर इनकी पूरी बेस पेयरिंग हो गई और पूरा का पूरा जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ और थाइमिन जो है वो एडेनिन के साथ अटैच होता है। ग्वेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ अटैच होता है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, और हम अगर देखें तो डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो अगर डीएनए के दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर लें तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन लेबोरेटरी के अंदर होता है। और ये जो हेलिकल जैसे हाई, और ये इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब हाई टेम्परेचर किसी भी सेल को मिलता है तो ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कुछ केमिकल्स जो हैं, या तो हाई टेम्परेचर, कुछ केमिकल जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन का प्रोसेस कहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं प्रोटीन भी हाई टेम्परेचर में डीनेचर हो जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है ये वापस डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम रीनेचरिंग कहते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर को कूल कर दें या कोई केमिकल डीनेचुरेंट जो है अगर वो डाल दें जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने का काम करते हैं, तो ये इस तरह से बनाया जा सकता है। अब आर्टिफिशियल जो डीएनए है उसको बहुत सारी टेक्निक से जैसे बायोलॉजिकल टेक्निक्स बहुत सारी बन गई हैं, जिसमें हम डीएनए के अंदर चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और इनके अंदर एडिशनल हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है साइटोसिन और ग्वेनिन के बीच में, डीएनए हाई ग्वेनिन और साइटोसिन का कंटेंट जो है वो डीनेचर होना मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू ग्वेनिन और साइटोसिन कंटेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटिव स्टेट, अगर हमारे पास कोई डीएनए है तो उसको हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में डीनेचर या तो हीट डाला है या ओएच ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाया है, और इससे ये बॉन्ड टूटकर कैसे बन गए हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन हो गया है। और इसे हम वापस कूलिंग करके और कुछ नेचुरल केमिकल्स जो हैं उन्हें डालकर वापस रीनेचर्ड किया जा सकता है, वापस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है।
आज हमने डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना और जाना कि उसका बेसिक जो फंक्शन है किस तरह से वो सेल को कंट्रोल करता है। थैंक यू सो मच।